Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 17। उस शाम अंजलि और मैं मुलाकात के लिए एक फैमिली पार्क गए। उसने कुछ देर पहले ही मुझे एक अच्छी खबर सुनाई थी। खबर यह थी कि उसके घर वालों ने उसके ट्रिप पर जाने वाली बात पर हामी भर दी थी। जाहिर तौर पर इस खबर को सुनने के बाद मेरा खुश होना तय था, मगर अंजलि के मन में घबराहट और शक के बादल घुमड़ रहे थे। सो उसके उन्हीं शक भरे अंदाजों को सुनकर मेरी खुशी कुछ फीकी होने लगी। अंजलि, तुम भी कमाल करती हो। जब तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे ट्रिप पर जाने से कोई एतराज नहीं तो तुम क्यों घबरा रही हो? ये कहते समय मेरी नजर जमीन की तरफ थी और मैं बेध्यानी में अपने दाएं जूते से ख्वामखा मिट्टी को उखाड़ रहा था। विकी, तुम लड़के हो ना, इसलिए मेरी उलझन समझ नहीं सकोगे, तो समझाओ ना। मैंने उलझकर उसकी तरफ देखा। दरअसल मेरे मन में उस समय एक ही बात चल रही थी कि वो अपने बिना वजह के डर के कारण हमारी कई दिनों की मुलाकात का सुनहरा मौका गवा देगी। अगर वहां घर से फोन आ गया और उन्होंने कहा कि अपनी किसी क्लासमेट से बात कराओ, तो तब मैं कैसे करवा पाऊंगी? तो अपने किसी दोस्त को हमारे साथ चलने के लिए राजी कर लो। तुम्हारी कोई तो ऐसी दोस्त होगी जो अपने प्रेमी से ऐसी किसी मुलाकात की चाह रखती होगी जहां दिनों तक एक दूसरे का साथ बना रहे। कोई ऐसी जो खुद भी इस मौके का फायदा उठाना चाहती हो, मैंने कहा। उसने दो पल कुछ सोचा और बोली, ऐसी एक है तो, मगर उससे बात करके ही तुम्हें आखिरी जवाब दूंगी। अगले 2 दिनों तक जब तक वो मुझे अपना फैसला सुनाती, मैं सुबह शाम यही दुआ करता रहा कि काश उसे अपनी ऐसी कोई दोस्त मिल ही जाए। आखिरकार उसने एक शाम मुझे फोन किया। विकी, मैंने अपनी एक दोस्त को इस बात के लिए राजी कर लिया है। वो हमारे साथ मनाली चलने को राजी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ, फिर मैं बुकिंग्स करा लूँ ना? हाँ, करा लो, और पैसों का हिसाब किताब बता देना, क्योंकि मुझे उसे भी बताना होगा। फिर ट्रिप के तयशुदा दिन पर अंजलि और मैं शाम 7 बजे ऑटो से हमारी बस के पिकअप पॉइंट के लिए निकले। हम तय वक्त से पहले पहुंच चुके थे। दरअसल बस 9 बजे निकलने वाली थी, इसलिए अंजलि की दोस्त जो कि अपने प्रेमी के साथ आने वाली थी, उसे आने में वक्त था। सो हम एक बड़े से पेड़ के किनारे बने सीमेंट के चबूतरे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगे। विकी, ये पहली बार है जब मैं अपने माँ बाप के बिना इतनी दूर अकेले जा रही हूँ। अच्छा, मेरे साथ जाते हुए कोई डर सता रहा है क्या? मैंने तिरछी निगाहों से उसे मुस्कुराकर देखा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा मैं आज बहुत खुश हूँ, उसने आंखें बड़ी करते हुए जवाब दिया। पर लग नहीं रहा, मैंने बेपरवाही दिखाते हुए नजर सामने की तरफ रखकर कहा, जैसे मुझे उसकी कही बात पर यकीन ना हो। अगले पल उसने झटके से मेरा दायां गाल चूम लिया। अब यकीन हो गया? जब मैंने उसे हैरत भरी निगाहों से देखा तो उसने शर्माकर मुस्कुराते हुए निगाह झुका ली, जबकि मैंने फौरन निगाह चारों ओर दौड़ाकर ये इत्मीनान किया कि किसने देखा और किसने नहीं, मगर मुझे वहां सभी अपने अपने कामों में मगन नजर आए। फिर मैंने भी मुस्कुराकर चोरी से उसका हाथ पकड़कर चूमा और कहा, अरे वाह, आज तो तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। कहाँ से आई इतनी हिम्मत? जनाब, जब इतना मुश्किल काम करना शुरू ही कर दिया है तो हिम्मत तो जगानी होगी। मुश्किल काम? मैंने शक भरी नजरों से देखा। ये ट्रिप? जी नहीं, आपसे मोहब्बत। ओह अच्छा, तभी मैंने सोचा तुम इस ट्रिप को एक जंग की तरह क्यों बयान कर रही हो। अरे नहीं, ट्रिप की दहशत तो बस तब तक थी जब तक घर से नहीं निकली थी। मैं तो मोहब्बत की बात कर रही हूँ। क्यों, क्या मैं गलत कहती हूँ? मोहब्बत मुश्किल काम नहीं? मुझे तो नहीं लगता। मुश्किल नहीं, मुझे तो खूबसूरत लगता है। मुश्किल ही तो है जिसमें इंसान का खुद का वजूद धुंधला हो जाता है और हम प्रेमी के अक्स को वजूद समझकर जीने लगते हैं। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे हम अपनी जमीन छोड़कर उधारी की जमीन पर खड़े हो गए हो। तो ये तो अच्छी बात है ना कि प्यार करने वाले एक दूसरे की जमीन पर खड़े हो जाए। फिर तो अपने और पराये का फर्क ही खत्म, सब अपना ही अपना है। हाँ, मगर खतरा भी तो बहुत है। खतरा? जी खतरा। मान लो अगर किसी दिन प्रेमी हमें छोड़कर दूर हो जाए तो फिर वो अपना अक्स तो ले ही जाएगा, साथ ही हम अपने वजूद से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि उस वजूद को तो हमने मोहब्बत की रोशनी में खुद ही धुंधला कर दिया था। अब धुंधले वजूद के साथ जीना तो ऐसा ही है जैसे किसी पागल का जीना,
जो बातें तो बहुत करता है मगर उन बातों का वजूद अपना असर खो बैठता है। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आई। चुप हो जाओ अंजलि, इतने खूबसूरत मौके पर बिछड़ने की बातें न करो, मेरे दिल को दहशत हो रही है। विक्की, जब हाथ किसी चीज से हद से ज्यादा भर जाए तो दहशत होनी लाजमी है, क्योंकि चलते हुए उस चीज के गिरने का खतरा ज्यादा बना रहता है। इसलिए डरती हूँ कि जिंदगी की इस राह में चलते हुए ये तुम्हारी इतनी ज्यादा मोहब्बत मेरे हाथों से गिर ना जाए। दरअसल तुम मेरे हाथों में आया जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। उसने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा। इतने में अंजलि की दोस्त अपने प्रेमी के साथ आ धमकी। मैंने देखा, ये तो वही घुंघराले बालों वाली लड़की थी जो किसी नाटे से लड़के के साथ चली आ रही थी। अगर ठीक से कहूं तो उसकी लंबाई उसके प्रेमी से थोड़ी ज्यादा थी। दरअसल वो काफी लंबी लड़की थी और उसका प्रेमी औसतन लंबाई से छोटा। जब वो हमारे पास आकर खड़े हुए तो मैंने पहली बार उस घुंघराले बालों वाली लड़की को ठीक से देखा था। पिछली बार की मुलाकात में मुझे अपने गुस्से में कुछ नजर ही नहीं आया था, मगर उस दिन मैंने पाया कि वो दिखने में काफी मॉडर्न लड़की थी। चेहरे पर काफी मेकअप था और कपड़े भी कुछ उसी तरह के थे। बदन से चिपकी हुई टी शर्ट, टखनों तक की कसी हुई नीली डेनिम और सफेद स्पोर्ट्स जूते। साफ तौर पर कहूं तो वो लड़की कहीं से भी उस लड़के की प्रेमिका नहीं लग रही थी, क्योंकि वो लड़का दिखने में काफी सीधा साधा था, जबकि वो लड़की काफी मॉडर्न। विकी, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है शालिनी, और ये है संदीप। अंजलि ने उनसे मेरा परिचय करवाया। कुछ देर बाद हम चारों बस में अपने अपने डबल स्लीपर पर पहुंच गए। उसकी दोस्त का स्लीपर हमसे आगे वाला था। बस चलने में अभी कुछ देर बाकी थी। मैं अपने स्लीपर पर अंदर की तरफ लेटा था और अंजलि खिड़की की तरफ। शालिनी ने बगल के स्लीपर से बिना आवाज दिए मेरी बाजू पर 2-3 बार हाथ मारा। अंजलि, अंजलि। जब उसने ऐसा किया तो मैंने अंजलि को इशारा किया कि उसकी दोस्त उससे कुछ कहना चाहती है। अंजलि ने आगे झुककर शालिनी से बात की, फिर वापस खिड़की की तरफ आकर लेट गई। मगर कुछ देर बाद फिर यही हुआ। ऐसा 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, मगर जब ऐसा तीसरी बार हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चिड़चिड़ाकर अंजलि से उसकी शिकायत करता हुआ बोला, अंजलि यार, अपनी इस दोस्त को बोलो बार बार मेरी बाजू पर हाथ मारकर परेशान ना करे। अगर कुछ कहना है तो पहले आवाज दे। अरे विक्की, उसको लग रहा है कि मैं उस तरफ लेटी हूँ। जी नहीं, उसे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि मैं ही लेटा हूँ, मगर वो जानबूझकर मुझे छूने के लिए ऐसा कर रही है। अच्छा, नहीं, ऐसी नहीं है वो। यह सुनकर वो हंसने लगी और खिड़की के बाहर देखने लगी। मैं अंजलि की बात से मन ही मन सहमत नहीं था, क्योंकि मेरी और अंजलि की बाजू में उस शालिनी को कुछ तो अंतर लगना चाहिए था। फिर जब 5वीं बार ऐसा हुआ तो अंजलि ने मेरे कहने पर उसको टोक कर मना किया। तब जाकर मैं चैन से लेट पाया। हम अपने स्लीपर पर ऐसे लेटे थे जैसे मानो एक कमरे में महफूज हो, क्योंकि मैंने दोनों तरफ से स्लीपर के शटर बंद कर दिए थे। अंजलि उस रास्ते का काफी मजा ले रही थी। वो लेटी लेटी खिड़की से बाहर झांक रही थी। रास्ते में नई नई तरह के गांव, शहर, जंगल और पहाड़ देखकर वो काफी उत्साहित हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परिंदा पिंजरा तोड़कर बाहर उड़ाया हो। मैं उसकी बगल में ही अपना हाथ उस पर रखकर लेटा था। मैंने अपना हाथ उसके चेहरे पर बड़े प्यार से फिराया और पूछा, मजा आ रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा। मुझे तो ये रास्ते देखने में इतना मजा आ रहा है कि मन करता है रास्ता कभी खत्म ही ना हो। अगर रास्ता खत्म नहीं होगा तो मनाली कैसे पहुंचेंगे? मैंने हंसकर उसका बायां गाल खींचा। अच्छा, एक बात तो बताओ कि अभी तुम बस स्टैंड पर शालिनी के पहुंचने से पहले मुझसे कुछ कह रही थी ना? मैंने उन मीठी बातों का सिलसिला फिर से शुरू करने की कोशिश की। याद नहीं, वो बाहर देखने में मसरूफ थी। शायद तुम कह रही थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा हूं। हाँ, यही कह रही थी मैं। उसने मेरी तरफ पलटकर एक बार देखा और फौरन नजर बाहर घुमा ली। मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही ख्याल है, मैंने कहा। सच? हाँ। विक्की, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब हम दोनों साथ होते हैं तो वो पल हमारी जिंदगी के सबसे हसीन पल होते हैं? हाँ, लगता है, बिल्कुल लगता है। मुझे तो बस अब इस बात का इंतजार है कि कब मेरा साल खत्म हो और हम हमेशा के लिए शादी करके एक साथ रह पाए। क्या अंजलि, तुम घूम फिरकर उस शादी वाले टॉपिक पर पहुंच जाती हो? यार सब्र रखो, शादी भी हो जाएगी। अभी इस प्यार का लुत्फ तो लो। ये रोमांस करने का वक्त है, तो कुछ प्यार भरी बातें करो। उसने वही बोर सा सवाल मेरे सामने फिर रख दिया। हम शादी कब करेंगे? साल के आखिर में या मेरी पढ़ाई के फौरन बाद?
प्लीज अंजलि, ये गंभीर बातें अभी ना करो। मैंने बड़ी मुश्किल से इस ट्रिप का इंतजाम किया है, तो इसलिए इन बेकार की बातों में मैं इस वक्त को जाया नहीं कर सकता। ये कहते ही मैंने उसका चेहरा चूमना शुरू कर दिया। मेरा लगभग आधा बदन उसके बदन पर पड़ा था और मैं लगातार उसका माथा, गाल, आंखें और होठ चूमता ही जा रहा था। वह भी आह भरती जा रही थी और मुझे कमर से कसकर अपनी पकड़ बनाती जा रही थी। सुबह करीब 9 बजे हम उस सुहानी रात का आनंद लेते हुए मनाली पहुंच गए। होटल पहुंचकर शालिनी और संदीप के साथ हमने तय किया कि अब हम शाम तक अपने अपने कमरों में आराम करेंगे, फिर उसके बाद घूमने के लिए बाहर निकलेंगे। होटल के कमरे में घुसते ही अंजलि यहाँ वहाँ कुछ तलाशने लगी। क्या हुआ? क्या तलाश रही हो? अरे विक्की, मैं देख रही हूँ कि यहाँ कहीं कैमरा तो नहीं लगा। उसकी ये बात सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। नहीं विक्की, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। होटल में ऐसा होता है, तो प्लीज तुम भी एक बार चारों तरफ ठीक से देखो ना। उसके कहने पर मैंने वैसा ही किया, पर वहां कोई कैमरा नहीं था, जिसके बाद हम सुकून से बैठ गए। तभी अंजलि अपना बैग खोलकर उसमें से सामान निकालने लगी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? पूरी रात का सफर करके आए हैं, तो नहा धोकर ही तो आराम करेंगे। यार, तुम तो अकेले ही नहाने चल पड़ी। उसने हैरानी से मेरी तरफ पलट कर देखा। तो और क्या, तुम्हें भी साथ ले जाऊं? जब मौका है तो क्यों नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, और प्लीज अगर तुमने इस तरह की बातें की तो मैं बाथरूम में ही सो जाऊंगी। यह कहकर वो नहाने चली गई। कुछ देर बाद जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देख रहा था, वो एक गुलाबी रंग का नाइट सूट पहनकर गीले बालों के साथ बाहर आई और मेरे पास आकर बैठ गई। नहाने के बाद उसके बदन से बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी और चेहरा भी ताजे फूल जैसा खिल रहा था। यह देख मेरी नीयत खराब होनी तो लाजमी थी। मैंने बड़ी प्यासी निगाहों से उसकी तरफ देखा तो वो मेरी नजर समझ गई और झिझक कर उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? मैंने दबी हुई आवाज में पूछा। यही खिड़की पर बाहर का नजारा देखने, उसने सिरहाने के पास खड़े होकर जवाब दिया। 2 मिनट बैठो तो। मैंने ये कहकर उसका हाथ झटके से खींचकर पलंग पर उसे अपने ऊपर ही गिरा लिया। विकी प्लीज। क्या प्लीज? मैंने उसके बालों में अपना हाथ डाला और झटके से उसका चेहरा अपने चेहरे के पास ले जाकर उसके होठ चूमने लगा। विक्की, वो जैसे ही बोलने को हुई तो मैंने अपने होठों से उसकी आवाज उसके मुंह में ही बंद कर दी। कुछ मिनट बाद, अंजलि, तुम्हें मुझ पर कितना विश्वास है? मैंने लेटे लेटे ही पूछा। खुद से ज्यादा। तब तक वो वापस उठकर बैठ गई थी और अपने बाल ठीक कर रही थी। यह सुनने के बाद मैंने कुछ भी और सोचना समझना जरूरी नहीं समझा। मैंने एक बार फिर उसका कंधा पकड़ा और उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। उफ विकी, वो इतना ही कह पाई। मैं पूरे जोश से पागलों की तरह उसे जगह जगह चूमे जा रहा था और जिसके साथ वो अपना बदन ढीला छोड़े जा रही थी। मैंने उसकी गर्दन पर चूम चूम कर उसे पागल सा कर दिया था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा गुलाबी पड़ रहा था। सही गलत उस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस इतना ही दिख रहा था कि हम दोनों वहां अकेले थे और कोई तीसरा नहीं था हमारी मदोशी से हमें जगाने वाला। धीरे से मैंने उसके टॉप के बटन खोलने शुरू कर दिए। मेरे लिए ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसने भी मुझे नहीं रोका। शायद वो खुद मुझे रोकने वाली हालत में नहीं थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। फिर मैंने उसके ढीले बदन को सहारा देकर उसे थोड़ा बिठाया और उसका टॉप हटा दिया। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर यहाँ वहां बिखरे हुए थे, जिनमें वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। फिर हल्के हाथों से मैंने अपने और उसके बीच के सभी पर्दे हटा दिए। उसके बदन की हरकतों से मुझे उसके शर्माने का अंदाजा लग रहा था। इस वक्त मैं उसके बदन की हर खूबसूरती को बारीकी से देख सकता था। उस पल को बयान कर पाना बहुत मुश्किल है कि मेरे अंदर क्या एहसास था। मैं पहली बार उसको इतने करीब से पूरी तरह देख पा रहा था। दिल में आ रहा था कि बस देखता ही जाऊं। खैर, देखकर खुद पर काबू तो बाकी रह नहीं सकता था। मैंने फटाफट कमरे की बत्ती बंद की और एक छोटे से ही लैंप को जलने दिया। उस छोटे लैंप की रोशनी कमरे को और ज्यादा रोमांटिक और रूहानी बना रही थी। करीब 2 घंटे तक हम दोनों एक होकर उस बिस्तर पर पड़े रहे। उन घंटों में मैं खुद को भूल चुका था और दुनिया को भी। दिल में आ रहा था कि काश यह वक्त यहीं ठहर जाए, दुनिया यहीं रुक जाए,
ताकि मैं इसी पल को हमेशा जीता रहूं, जैसा कि यह सब मेरे लिए कुछ नया नहीं था। इससे पहले 1000 दफा मैंने ये कई लड़कियों के साथ अनुभव किया था, पर फिर भी अंजलि के साथ मैं अपने उन एहसासों को बयान नहीं कर सकता। उस दिन उस प्यार में मुझे जितनी पवित्रता का एहसास हुआ, वैसा मुझे शायद पहले कभी नहीं हुआ था। यह सब शायद मेरी वासना की तृप्ति के लिए नहीं था। उस वक्त मुझे आत्मा से भी तृप्ति का एहसास हुआ। इस वाकये ने मेरे दिल को काफी अंदर तक छू लिया था। 1-2 घंटे बाद जब मेरी नींद खुली तो मुझे अपनी बगल से ही सुबकने की आवाज आई। देखा तो अंजलि रो रही थी। मैंने फौरन उसको अपनी बाहों में भरा और पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने रुआसी आवाज में ही जवाब दिया। अरे कुछ नहीं हुआ तो क्या इसलिए रो रही हो? विक्की, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये कहते ही वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने उसे फिर अपने सीने से लगा लिया और सांत्वना देने की कोशिश की। पर बताओ तो, तुम रो क्यों रही हो? विक्की, अगर इस सब के बाद तुमने मुझसे शादी नहीं की तो क्या होगा? मुझे फिर खुदकुशी करनी होगी। ये बात उसने मुझसे नजर मिलाए बिना ही कह दी। नहीं, ये बेकार की बातें मत करो। खबरदार, आज के बाद ये बात दोबारा मुझसे ना कहना। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने पूछा। हाँ, वो तो करती हूँ, उसमें पूछने वाली क्या बात है? तो ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जब इंसान प्यार में होता है तो ये सब भी करता है, ये प्यार का एक हिस्सा है। पर विक्की, शादी से पहले ये सब गलत है, वो रोती रोती ही बोली। तब मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया और कहा, शादी तो हम करेंगे, तुम घबरा क्यों रही हो? मेरी इस बात से उसके चेहरे पर तसल्ली साफ दिख रही थी। काफी देर तक मैं उसका चेहरा अपने सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाता रहा और फिर वो ऐसे ही सो गई। सोते हुए उसके मासूम चेहरे को देखकर मुझे भी बड़ा सुकून महसूस हुआ। उस दिन उसकी मासूमियत मेरे दिल को छू गई थी और मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ये वही लड़की है जो हर तरह से मेरे जीवन को पूरा करती है। उन कुछ पलों में ही मैंने फैसला किया कि मैं भी इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ और अब घर जाते ही माँ से इसके बारे में बात जरूर करूंगा।